हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज से हम स्टार्ट करेंगे प्रीलिम्स 2026 के लिए। ये PYQ सॉल्व करेंगे। प्रीलिम्स 2025 का ये PYQ क्वेश्चन है, ठीक है, GS 1 का। तो आज हम इसको पूरा कवर करेंगे, ठीक है। सेट ए है, चलिए देखते हैं वेरी इजी वे में। एंड PYQs आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ PYQs में फोकस करें फॉर 2023 एग्ज़ाम के लिए। एंड ये सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे आज, जैसे हम 2025 का कवर कर रहे हैं, फिर उसके बाद 24, 23, 22 इस तरह से हम सीरीज़ कवर कर लेंगे ऑल PYQs, ठीक है, GS का। उसके बाद CSAT भी लेकर के आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, विथ रेफरेंस टू इन्वेस्टमेंट्स कंसाइडर द फॉलोइंग। क्या कह रहा है कि तो ये दिए गए इन्वेस्टमेंट्स में से कौन कौन से अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर आते हैं। बॉन्ड्स ये नहीं आता, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मेटिव इन्वेस्टमेंट है। स्टॉक्स ये भी नहीं आता, क्योंकि ये भी नॉर्मेटिव इन्वेस्टमेंट्स है। और हिट्स फंड ये आता है, क्योंकि ये AIF होते हैं। और वेंचर कैपिटल ये भी AIF होते हैं। इसमें से ओनली 2 सही है, ठीक है, 2 और 4 सही है। तो AIF क्या है? AIF मतलब अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, वो इन्वेस्टमेंट फंड होता है जो नॉर्मल ऑप्शन जैसे शेयर, बॉन्ड्स के अलावा अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाता है, जैसे हेड्स फंड, प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्स ऑफ इनकम फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, मतलब कि जो RBI है ये पैसा कैसे कमाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदना बेचना, ठीक है। बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी का लेन देन करना। पेंशन फंड्स मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेज करना पेंशन फंड को। एंड लेंडिंग टू प्राइवेट कंपनीज, मतलब प्राइवेट कंपनीज को लोन देना। और ऑप्शन नंबर 5, प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स, करेंसी नोट्स प्रिंट और डिस्ट्रीब्यूट करना। तो कौन कौन से सही है? ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2 इज़ राइट, क्योंकि RBI ओपन मार्केट ऑपरेशन करता है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर 2, फॉरेक्स डीलिंग से इनकम होती है, ठीक है। बट ऑप्शन नंबर 3, 4 और 5 नहीं है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 में RBI पेंशन फंड मैनेज नहीं करता। ऑप्शन नंबर 4, RBI प्राइवेट कंपनी को लोन नहीं देता है। और ऑप्शन नंबर 5, नोट छपाना सर्विस है, इनकम सोर्स नहीं है। तो व्हाट्स द आंसर इज दैट? आंसर नंबर 1 एंड 2 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, विथ रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसाइडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सम ऑफ इट्स फंक्शन क्या है इसके, और इट वर्क्स अंडर, ये किसके अंडर काम करता है। डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, ठीक है, ये डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट ये फंगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018 को इन्फोर्स करता है, ये राइट है। बट ये लेकिन ED मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर होता है, MHA के नहीं, ठीक है, ये गलत है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर नहीं होता। तो 1 इज़ इनकरेक्ट। 2 देखते हैं, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंट, ये क्या है? ये एक कस्टम एक्ट 1962 इन्फोर्स करता है, ये सही है। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ राइट। ऑप्शन नंबर 3, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिस्टम्स एंड डाटा मैनेजमेंट, ये क्या है? डाटा एनालिटिक्स से टैक्स इवेशन पकड़ता है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर B इज़ राइट, ओनली 2 इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैंडेट्स all the listed
ये देखो, ऑल द लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया टू सबमिट ए बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट BRSR। ये क्या कह रहा है कि RBI सभी लिस्टेड कंपनी को BRSR सबमिट करने को कहता है। ये गलत है क्योंकि ये काम SCBI करता है, RBI नहीं करती। तो वन आंसर इज रॉन्ग, ऑप्शन नंबर 2। इन इंडिया ए कंपनी सबमिटिंग ए BRSR मेक्स disclosures in the report that are largely non-financial in nature। ये BRSR में ज़्यादा डिस्क्लोज़र नॉन फाइनेंशियल जैसे इन्वायरमेंट, सोशल, गवर्नमेंट होता है। तो ये ऑप्शन ये सही है, ऑप्शन नंबर 2 इज़ राइट, ओनली बी। और एक चीज़ और देखो, मैक्सिमम जहाँ पर ऑल रहेगा ना, जैसे यहाँ पे दिया मैंने ऑल मैंडेट कंपनीज, ऑल मैक्सिमम वो गलत ही होता है ऑप्शन में। तो अगर एक आप स्टडी करें वो सही है, बट एक थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस भी लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये कट जाता, 2 नंबर ऑलरेडी सही हो जाती। चलो अब, बट स्टडी इज मस्ट। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Statement 1, in India, income from allied agricultural activities like poultry farming and wool rearing in rural areas is exempted from any tax। मतलब कि अलाइड एग्रीकल्चर जैसे पोल्ट्री, वूल रेयरिंग से इनकम टैक्स फ्री होती है, ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाती, तो ये गलत है। Statement 2, in India, rural agricultural land is not considered a capital asset under the provisions of the Income Tax Act 1961। ये रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट नहीं होती, इनकम टैक्स एक्ट 1961 होती है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही है। ऐसे भी अगर आपका ऑप्शन गलत हो गया तो ऑलरेडी आपका आंसर आ जाएगा। तो व्हाट्स द आंसर इज डेट, 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। Question number 6, consider the following statement. Statement 1, India has joined the Minerals Security Partnership as a member। इंडिया मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का मेंबर है, ठीक है। इंडिया इज ए रिसोर्स रिच कंट्री इन ऑल 30 क्रिटिकल मिनरल्स डेट इट हैज़ आइडेंटिफाइड। इंडिया के पास 30 क्रिटिकल मिनरल्स है, सब अवेलेबल नहीं है, ये गलत है। ऑल मैंने कहा था ना, मैक्सिमम ये गलत ही होता है। तो 2 हटे है, 2 हटा दो, 2 हटा दो, ये हटा दो, ऑलरेडी आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, बट 3 देख लेते हैं। द पार्लियामेंट इन 2023 हैज़ अमेंडेड द मिनरल्स एंड Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957, empowering the central government to exclusively acquisition, mining lease and composite license from certain critical minerals। ये 2023 अमेंडमेंट के में सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ क्रिटिकल मिनरल्स के माइनिंग लेस, कंपोजिट लाइसेंस, ऑक्शन का एक्सक्लूसिव पावर दिया गया है। तो ये भी ऑप्शन सही है, ऐसे भी हमारा आंसर आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 तक हो गया, अब 7 देखते हैं, कहाँ दिया हुआ है 7 में, ठीक है। Consider the following statement. Statement 1, as regards returns from an investment in a company, generally bondholders are considered to be relatively at lower risk than स्टॉक होल्डर्स। ये क्या कह रहा है कि कंपनी में इन्वेस्ट करने पर बॉन्ड होल्डर्स का रिस्क कम होता है स्टॉक होल्डर्स के कंपैरिजन में। तो ये क्योंकि बॉन्ड होल्डर्स को फिक्स इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है, 1 ऑप्शन इज राइट। ऑप्शन स्टेटमेंट इज 2 देख लो। बॉन्ड होल्डर्स आर लेंडर्स टू ए कंपनी वेयर एज स्टॉक होल्डर्स आर इट्स ओनर्स। क्या कह रहा है कि बॉन्ड होल्डर्स कंपनी को लोन देते हैं,
स्टॉक होल्डर्स कंपनी के मालिक ओनर होते हैं, तो ये भी सही है। स्टेटमेंट 3, फॉर रीपेमेंट पर्पस बॉन्ड होल्डर्स आर प्राइवेटाइज्ड ओवर स्टॉक होल्डर्स बाई ए कंपनी। क्या कह रहा है कि पैसा वापस देने के टाइम बॉन्ड होल्डर्स को पहले प्रायोरिटी मिलती है, स्टॉक होल्डर्स को बाद में, तो ये भी सही है। तो व्हाट्स द आंसर इज दैट? आंसर बोथ ऑफ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन 1। दोनों सही है, दोनों मिलकर एक्सप्लेन करते हैं 1 को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है। कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऑप्शन नंबर 1, India accounts for a very large portion of all equity options contracts traded globally, thus exhibiting a great boom। मतलब इंडिया दुनिया भर में इक्विटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स का बहुत बड़ा हिस्सा ट्रेड करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। मैंने कहा था ना कि मतलब मैक्सिमम संख्या में ऑल होता है गलत, बट आपको ऑप्शन भी देखना पड़ेगा कि क्या कह रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर 1 सही है। ऑप्शन नंबर 2, इंडियाज स्टॉक मार्केट्स हैज़ ग्रोन रैपिडली इन द रिसेंट पास्ट, इवन ओवरटेकिंग हांगकॉन्ग्स एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब इंडिया को स्टॉक मार्केट रिसेंट ईयर में फास्ट ग्रो हुआ है, कभी कभी हांगकॉन्ग से भी आगे निकला है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3, देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी इधर टू वार्न द स्मॉल इन्वेस्टर्स अबाउट द रिस्क ऑफ ऑप्शंस ट्रेडिंग और टू एक्ट एन अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स इन दिस रिगार्ड। तो ऑप्शन क्या होगा? ये कह रहा है कि ऑप्शन ट्रेडिंग के रिस्क के लिए रेगुलेटरी बॉडी कोई वार्निंग या एक्शन नहीं लेती। मतलब NCBI वार्निंग देते हैं, अनरजिस्टर्ड एडवाइजर्स पर एक्शन लेते हैं, तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 and 2 इज राइट। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का? ऑप्शन ए इज राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना? 9। कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। मतलब सर्कुलर इकोनॉमी ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम करती है, तो ये सही है। और स्टेटमेंट 2, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल्स एज इनपुट्स। सर्कुलर इकोनॉमी रॉ मटेरियल का यूज़ कम करती है, तो ये भी सही है। स्टेटमेंट 3, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस वेस्टेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। सर्कुलर इकोनॉमी प्रोडक्शन प्रोसेस में वेस्टेज कम करती है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए, बोथ 2 and 3 इज राइट एंड बोथ देम एक्सप्लेन 1। ठीक है, दोनों एक्सप्लेन 1 को कर रहे हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऑप्शन नंबर 1, कैपिटल रिसिप्ट्स क्रिएट ए लाइबिलिटी और काउज ए रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। क्या कह रहा है कि कैपिटल रिसिप्ट से या तो गवर्नमेंट पर लाइबिलिटी आती है या गवर्नमेंट के एसेट कम होते हैं, ये सही है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, बोरोइंग्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट आर कैपिटल रिसिप्ट। मतलब बोरोइंग्स और डिसइन्वेस्टमेंट कैपिटल रिसिप्ट है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3, इंटरेस्ट रिसीव ऑन लोन्स क्रिएट ए लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो क्या कह रहा है? लोन्स पर मिलने वाला इंटरेस्ट गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटी होता है, ये गलत है क्योंकि इंटरेस्ट इनकम होती है, लाइबिलिटी नहीं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए इज राइट। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कंसाइडर द फॉलोइंग
statement about Raja Ram Mohan Roy. Statement option 1, he possessed a great love and respect for the traditional philosophical statement systems of the ईस्ट. मतलब राजा राम मोहन रॉय को ईस्ट के ट्रेडिशनल फिलोसफिकल सिस्टम से बहुत रिस्पेक्ट और प्यार था. ये सही है. ऑप्शन नंबर 2, ही डिजायर्ड हिज countrymen to accept the rational and scientific approach and the principle of human dignity and social equality of all men and women. ये क्या कह रहा है कि वो चाहते थे कि लोग रेशनल और साइंटिफिक सोच अपनाएं और ह्यूमन डिग्निटी, मैन और वुमेन इक्वालिटी को माने. ठीक है, तो ये भी सही है. तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट. बोथ द ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 12, कंसाइडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स द with regard to non-cooperation program. Option number 1, boycott of law courts and foreign cloth. या क्या कह रहा है कि लॉ कोर्ट्स और फॉरेन क्लॉथ का बॉयकॉट करना, हाँ ये मूवमेंट का एक हिस्सा था. तो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का एक हिस्सा था. वो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर 2, ऑब्जर्वेंस ऑफ स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस. ये क्या है कि स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस का प्लान गांधी जी का प्लान, ठीक है, ये मेन प्रिंसिपल था. तो ये भी करेक्ट है. ऑप्शन नंबर 3, रिटेंशन ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स विदाउट यूजिंग देम इन पब्लिक. ये है कि टाइटल्स और ऑनर्स रखने पर पब्लिक में यूज़ ना करना. टाइटल्स पूरी तरह से वापस करने थे, ठीक है, इसलिए इसे रिनाउंस रखना अलाउड नहीं था. तो ये ऑप्शन इज इनकरेक्ट. ऑप्शन नंबर 4, स्टेबलाइजमेंट ऑफ पंचायत और सेटलिंग डिस्प्यूट्स. क्या है कि डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए पंचायत बनाना अल्टरनेटिव सिस्टम था. तो ये भी सही है. तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इज राइट. ओनली 3, 1, 2 एंड 4. 3 इज इनकरेक्ट. 3 इज इनकरेक्ट. ठीक है, अब देखते हैं 13. क्वेश्चन नंबर 13, द इरिगेशन डिवाइस कॉल्ड अराघाटा वाज. ये क्या है? ये एक बड़ा वेल है जिसके स्पोक्स पर अर्थिन पोस्ट लगे होते हैं. वेल घूमता है और पानी ऊपर उठता है. ठीक है, ये पर्शियन वेल जैसा होता है. तो ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? आंसर नंबर बी इज राइट. ए लार्ज वेल विथ अर्थन पोर्ट्स टाइड टू द आउटर एंड्स ऑफ इट्स स्पोक्स. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट. क्वेश्चन नंबर 14, who among the following rulers in ancient India had assumed the titles Matavisala, Vichitrasitta and Gunabhara? तो ये क्या है? ये टाइटल्स पूर्वा रूलर्स से रिलेटेड है. तो ऑप्शन नंबर वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए महेंद्र वर्मन 1. ठीक है, वो ग्रेट स्कॉलर, आर्टिस्ट, ड्रामेटिस्ट थे, इसलिए उसे ये आर्टिस्टिक टाइटल मिले हैं. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 15, फायान फैक्सियन द चाइनीज पिलग्रिम ट्रैवल टू इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ. व्हाट इज द आंसर? इज आंसर नंबर बी इज चंद्रगुप्त 2. ठीक है, ये फायान एक चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम थे. वो इंडिया आए गुप्ता पीरियड में. ठीक है, तो चंद्रगुप्त 2 इज सही है. विक्रमादित्य इंडिया का गोल्डन एज है जिसे फाहियान न्यू लॉ और ऑर्डर बुद्धिज्म सोसाइटी के डिस्क्रिप्शन दिया गया. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट.
क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बताया गया है। Who among the following lead a successful military campaign against the kingdom of Sri Vijaya, the powerful maritime state which ruled the Malay Peninsula, Sumatra, Java and the neighboring island? तो what's the answer is that ये क्या है कि श्री विजया पावरफुल मैरीटाइम किंगडम के खिलाफ सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन किस रूलर ने लीड किया था? वो किया था ऑप्शन नंबर सी इज राइट, राजेंद्र वन। ठीक है, राजेंद्र वन जो है ना, ये राजेंद्र चोला वन ने नावल पावर यूज़ की। ये शिवाजिया का एरिया मालय पेनिनसुला, सुमात्रा, जावा, ये इंडिया पहला मेजर ओवरसीज नावल अटैक माना जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 विथ रेफरेंस टू एसेंट इंडिया 600 to 322 BC considered the following pairs territorial region or river following in the region। तो क्या क्या होगा? अस्माका कहाँ का है? गोदावरी, ये सही है क्योंकि अस्माका डेक्कन में था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 कंबोजा विपास जिसे व्यास कहा जाता है, ये गलत है क्योंकि कंबोजा नॉर्थ वेस्ट रीजन अफगानिस्तान साइड में बहता है और ये व्यास पंजाब में। ठीक है, अवंती महानदी अवंती महानदी में नहीं बहती है क्योंकि अवंती मालवा रीजन सिप्रा रिवर से। ठीक है, कोशाला सरायू ये सही है, ये अयोध्या सरायू के साइड है। ठीक है, तो 1 और 4 इज राइट, 1 and 4 इज राइट, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 18 द फर्स्ट गंधर्वा महाविद्यालय ए म्यूजिक ट्रेनिंग स्कूल was set up in 1901 by Vishnu Digambar Puluskar in। तो व्हाट्स द आंसर इज डैट 1901 में विष्णु दिगंबर पुलस्कर ने पहली गंधर्वा महाविद्यालय कहाँ स्टेबलाइज की थी? ये क्लासिकल म्यूजिक का इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग सेंटर था जहाँ ग्वालियर में। कहाँ था? ग्वालियर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 अशोका इंस्क्रिप्शन सजेस्ट दैट द प्रादेशिका राजुका एंड योकुटा वेयर इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स एट द ये ऑफिसर लोकल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करते हैं। ये रेवेन्यू, जस्टिस और एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड थे, तो ये क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 20 कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ऑप्शन नंबर 1 द कांग्रेस डिक्लेयर द अटेनमेंट ऑफ स्वराज बाई ऑल लेजिटिमेट एंड पीसफुल मीन टू बी इट्स ऑब्जेक्टिव। ये क्या कह रहा है कि कांग्रेस ने पीसफुल और लेजिटिमेट मीन से स्वराज को ऑब्जेक्टिव डिक्लेयर किया, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2 इट वाज टू बी इम्प्लीमेंटेड इन स्टेजेस विथ सिविल डिसओबीडियंस एंड नन पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द नेक्स्ट स्टेज ओनली इफ स्वराज डिड नॉट कम within a year and the government restored to repression। So what's the answer is that consider the following statement given above which are correct। Answer number C both are correct, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट 2 है ये मूवमेंट को स्टेज में इम्प्लीमेंट करना था इसने। ये 1 साल में स्वराज ना मिले और रिप्रेजेंटेशन हो तो नेक्स्ट स्टेज
सिविल डिसोबीडियंस टैक्स नन पेमेंट होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बोथ आर राइट। क्वेश्चन नंबर 21, कंसाइडर द फॉलोइंग कंट्रीज। अब देखते हैं कौन कौन सी कंट्रीज सही है। ऑस्ट्रेलिया, पहले ये देख लेते क्या बोल रहा। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर मेंबर्स ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया ये न्यूट्रल कंट्री है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 सर्बिया, ये नाटो का मेंबर नहीं है, ये भी। और स्वीडन ने, ये क्या स्वीडन ने बाद में ज्वाइन किया। तो ऑप्शन नंबर 2, 3 बुल्गारिया, क्रोएशिया, ऑप्शन 2, 3 इज राइट। एंड ऑप्शन नंबर 6 नॉर्थ मैकेडोनिया भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज इनकरेक्ट, ए इज करेक्ट, ओनली 3 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 22, कंसाइडर द फॉलोइंग कंट्रीज। ऑप्शन नंबर 1 देख लेते पहले क्या है। एडेंस माउंटेन्स पास थ्रू हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज। ये कितनी कंट्रीज से पास करती है तो देख लेंगे। बुल्गारिया से पड़ती है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। हाँ, ब्राज़ील से नहीं, कोलंबिया से करती है, इक्वाडोर से करती है, ठीक है। पराग्वे से नहीं करती है, एंड वेनेजुएला से भी करती है। एंडियो साउथ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट के साथ साथ जाती है। ब्राज़ील, पराग्वे एंड एंडियो में नहीं आते, ठीक है। ब्राज़ील और पराग्वे एंडियो में नहीं आते, इसलिए टोटल कंट्री है 4। ऑप्शन नंबर सी ओनली 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, कंसाइडर द फॉलोइंग वाटर बॉडीज, ठीक। ऑप्शन नंबर 1 लेक टंगनइका, ऑप्शन 2 लेक टोलिसॉप, ऑप्शन 3 पोटोस लगून। तो तीनों से नहीं गुजरती है ऑप्शन, क्योंकि ये इक्वेटर अफ्रीका और साउथ अमेरिका में जाता है। ये लेक इक्वेटर पर नहीं पड़ती, ठीक है। किसी से भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी नन। क्वेश्चन नंबर 24, कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टर्मेरिक ड्यूरिंग द ईयर 2022-23, ठीक है। देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टर्मिक इन द वर्ल्ड। कि इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर है टर्मिक, मतलब हल्दी का। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, यस। ऑप्शन नंबर 2 मोर देन 30 वेराइटीज ऑफ टर्मिक आर ग्रो इन इंडिया। मतलब इंडिया में 30 से ज़्यादा वेराइटीज़ उगाई जाती है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ राइट। ऑप्शन नंबर 3 महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका एंड तमिलनाडु आर मेजर टर्मिक प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, ये भी सही है। तो ऑप्शन तीनों सही है, ऑप्शन तीनों करेक्ट है। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आर करेक्ट, बोथ आर ऑल द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एविडेंसेस ऑफ द फिनोमिनन ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ये क्या कह रहा है, देखते हैं आगे, देखो। ऑप्शन नंबर 1 द बेल्ट ऑफ एसेंट रॉक्स फ्रॉम ब्राज़ील कोस्ट मैचेस विद दोज फ्रॉम वेस्टर्न अफ्रीका। मतलब ब्राज़ील और वेस्ट अफ्रीका के एसेंट रॉक्स का मैच, ये सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 द गोल्ड डिपॉजिट्स ऑफ घाना आर derived from the Brazil plateau when the two continents lay side by side। क्या है कि घाना के गोल्ड डिपॉजिट का सोर्स ब्राज़ील प्लेट्यू है, यस। ऑप्शन नंबर 2 इज ऑल्सो राइट, ठीक। अब ऑप्शन नंबर 3 द गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम इंडिया इज नोन टू हैव इट्स काउंटरपार्ट्स इन 6 डिफरेंट लैंड मासेज of the southern hemisphere।
कि गोंडवाना सेडिमेंट्स इंडिया के अलावा साउदर्न हेमिस्फीयर के लैंड मासेस में मिलते हैं। ये भी सही है, तो ऑप्शन तीनों आर करेक्ट। तो क्या होगा इसका? ऑप्शन सी 1, 2 and 3 ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, consider the following statement. Statement 1, the amount of dust particle in the atmosphere is more in subtropical and temperate areas than in equatorial and polar regions. क्या कह रहा है कि सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरिया में डस्ट ज़्यादा होती है क्योंकि ये डेजर्ट ड्राई क्लाइमेट है, इसलिए यस, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। एंड ऑप्शन नंबर 2, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज हैव लेस ड्राई विंड। तो क्या कह रहा है ये कि सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरिया में ड्राई विंड होती है, तो यस, क्योंकि ड्राई विंड्स होने की वजह से डस्ट ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 27, कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, इन जनवरी इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द isotherms bend equatorward while crossing the land masses and poleward while crossing the ocean। क्या कह रहा है ये कि जनवरी में नॉर्थ हेमिस्फीयर में लैंड पर आइसोथर्म्स इक्वेटर की तरफ झुकती है क्योंकि ओशियन पर पोल नॉर्थ की तरफ झुकती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2, इन जनवरी द एयर ओवर द ओशियन इन वार्मर देन डेट ओवर द लैंड मासेस इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर। ये क्या कह रहा है कि जनवरी में ओशियन की हवा ज़्यादा गर्म होती है, लैंड की हवा ज़्यादा ठंडी होती है। ये भी सही है क्योंकि लैंड जल्दी ठंडी हो जाता है और ओशियन धीरे ठंडा होता है, इसलिए टेम्परेचर का पैटर्न अलग हो जाता है। ठीक है, और इसी वजह से आइसोथर्म ऐसे बेंड करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। क्वेश्चन नंबर 28, consider the following statement. Statement 1, in the context of effect of water on rocks, chalk is known as a very permeable rock, whereas clay is known as quiet and impermeable or least permeable rock। ये क्या कह रहा है कि चाल्क जो है ये बहुत परमेबल रॉक है और क्ले कम या लगभग इम्पेरेबल रॉक है। ये सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, चाक इज पोरस एंड हेंस कैन एब्जॉर्ब वाटर। ये कह रहा है चाक पोरस होता है और पानी एब्जॉर्ब करता है। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3, क्ले इज नॉट एट ऑल पोरस, मतलब क्ले बिल्कुल पोरस नहीं होता। ये गलत है क्योंकि क्ले में बहुत छोटे पोर्स होते हैं, इसलिए पानी पास नहीं होता, पर पोर्स तो होती है। तो चाल्क में पोर्स होते हैं, वाटर इजीली पास होते हैं। तो चाल्क में पोर्स छोटे होते हैं, वाटर पास नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट। Both statement 1 and 2 are correct, but only one of them explain 1। बोथ करेक्ट है, सब करेक्ट है, पर ओनली ये नहीं कर रहा है, ये कर रहा है इसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 28 हो गया और क्वेश्चन नंबर 29, कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 1, without the atmosphere temperature would be well below
फ्रीजिंग पॉइंट एवरीवेयर ऑन द अर्थ सरफेस। ये क्या कह रहा है, एटमॉस्फेयर ना हो तो अर्थ का टेम्परेचर फ्रीजिंग से बहुत नीचे होता है। ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 2, हीट एब्जॉर्ब एंड ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर मेंटेन्स आवर प्लैनेट एवरेज टेम्परेचर। मतलब एटमॉस्फेयर हीट को एब्जॉर्ब और ट्रैप करे, एवरेज टेम्परेचर मेंटेन करता है। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, एटमॉस्फेयर्स गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड आर पार्टिकुलरली गुड एट एब्जॉर्बिंग एंड ट्रैपिंग रेडिएशन। तो CO2 जैसे गैस रेडिएशन एब्जॉर्ब और ट्रैप करने में अच्छी होती है। तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 30, कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द राष्ट्रीय गोकुल मिशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल पुअर एज मेजोरिटी ऑफ लो प्रोड्यूसिंग इंडिजीनियस एनिमल्स आर विथ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबर्स। ये कह रहा है कि रूरल पुअर के अपलिफ्टमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंडिजीनियस कैटल ज़्यादातर स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के पास होती है। तो ये सही है। ऑप्शन नंबर 2, इट वाज इनिशिएटेड टू प्रमोट इंडिजीनियस कैटल एंड buffalo rearing and conservation in a scientific and holistic manner। ये इंडिजीनियस कैटल्स एंड बेफेलो साइंटिफिक और होलिस्टिक तरीके से प्रमोट और कंजर्व करना, ये सही है। मिशन का मेन एम ही यही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, बोथ आर राइट। तो अब ये पार्ट 1 यहाँ रहने दो क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, तो आप लोग देखना से पसंद नहीं करेंगे। तो अगले पार्ट में मैं 31 दिसंबर से क्वेश्चन से लेके आऊँगी। अब कोशिश करूँगी कि उसी में कम टाइम में कवर कर लूँ। ठीक है, 2025 का PYQs। सो ये सीरीज़ स्टार्ट की है मैंने आप लोग के लिए क्योंकि PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसका PDF हम आपके साथ शेयर कर देंगे अपने टेलीग्राम ID कहानी कशिश की में। एंड की आंसर की जो है वो वाजीराम की है, वो भी मैं आपकी शेयर कर दूँगी। ठीक है, एंड वीडियो अपलोड कर दूँगी, तो आप भी देखिए, अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। बाय बाय।